आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर है क्लाइमेट, जो हम लोगों ने शुरू किया था। इसके अंदर है हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, यानी कि इंडिया के क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे इंडिया का क्लाइमेट बदलता है, उसी को बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे एल्टीट्यूड, फिर दूसरा पढ़ेंगे पहला लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड जिसको हम हाइट के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है हमारा इसमें लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड का मतलब हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, वो इमेजिनरी लाइन जो कि बिल्कुल लेटा हुआ होता है, जो कि आप जानते भी हैं पहले से। तो लैटिट्यूड का क्या इसमें असर है, देखते हैं इंडिया के क्लाइमेट को चेंज करने में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा आपके ना ज्योग्राफी में बहुत सारा मैप दिया हुआ है, उसमें आप एक लाइन देखो इंडिया से बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिख रहा है आपको? तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए उसको आप लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता क्या है ना, बेसिकली इंडिया से बिल्कुल बीचों बीच होकर पास होता है। ठीक है, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। यानी कि यदि हम लोग बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में किधर से किधर होकर गुजरता है, तो सबसे पहले तो ये वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेकर ईस्ट में मिजोरम से ये गुजर जाता है। यानी कि बिल्कुल इस तरीके से इंडिया को ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। इसको आप समझिए, हमारा जो ये कंट्री है ना इंडिया, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि इक्वल हिस्से कह सकते हैं, दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देता है। तो यदि आप यहाँ से देखोगे तो इंडिया हमारा दो हिस्सों में बट गया, एक ऊपर और एक नीचे, सिंपल सा। तो वही इसमें कहा गया है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आधा कंट्री का हिस्सा हमारा बिलोंग करता है साउथ में और आधा बिलोंग करता है हमारा नॉर्थ में। तो जो साउथ वाला हिस्सा है, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब होता है हाई हीट एरिया, जहाँ पे थोड़ा सा हीट ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। तो याद रखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को जो दो भाग में बांटता है, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो नीचे वाला हिस्सा हमारा चूँकि साउथ में पड़ रहा है, नीचे वाला मतलब साउथ, तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया के नाम से भी जानते हैं। और उसका मतलब सिंपल सा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो गर्मी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द कंट्री लेइंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही बात है, आधा जो बच गया वो हमारा ऊपर दिखता है आपको नॉर्थ में, बिलोंग टू दिस सब ट्रॉपिकल एरिया। और नॉर्थ वाले हिस्से को हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। अच्छा, सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पे हीट थोड़ा सा कम पड़ता हो। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर नीचे वाला हिस्से को आपने कहा साउथ, और साउथ का हर स्टेट तो लगभग समुद्र के बगल में है, और हमको पता है कि समुद्र के बगल में ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्मी होता है। तो फिर आपने वहाँ पे क्यों लिखा वेरी हीट एरिया, हाई हीट एरिया? इसलिए लिखा है ना क्योंकि आप ये भी तो देखो, नॉर्थ में हमारा क्या है, हिमालय, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी इलाका। तो गर्मी और ठंडे का यदि हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा हीट आपको देखने को मिलता है साउथ में एज कम्पेयर टू नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में तो आपको पूरा हिमालयन सिस्टम मिल जाता है पूरा, और वहाँ पे तो बड़े बड़े पहाड़ है, तो वहाँ पे ठंडा है ज़्यादा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है अब इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अगला, देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज बोथ फीचर्स ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के ऊपर दोनों प्रकार का प्रभाव देखने को मिल जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, मतलब ठंडा और गर्मी दोनों। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा एल्टीट्यूड, यानी कि सिंपल सा हाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो इसमें लिखा गया है इंडिया हैज हाई माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, और वहीं पे हमारा पड़ता है हिमालय, है ना। और सारे पहाड़ का मिला के जो एक ऑन एन एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है। हालांकि आपको पता है कि इससे भी ज़्यादा माउंट एवरेस्ट का है, लेकिन पूरा एवरेज हम बता रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है हाँ मोटा मोटी इतना, ठीक है। तो एवरेज इतना हाइट है इसका सभी पहाड़ का। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया टू द साउथ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। लेकिन अब आपको इसमें यह भी पता है कि इंडिया के साउथ वाले हिस्से में हमारा बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है, जो कि समुद्र के बगल में पड़ता है, ठीक है। और कोस्टल एरिया का जो एक एवरेज हाइट है वो कितना है, 30 मीटर।
क्योंकि देखो साउथ इंडिया में ना ज़्यादा आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पे वो कोस्टल एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि समुद्र के बगल में जो एरिया है वो देखने को मिलता है, और उसका जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब कि जो एक एवरेज हाइट है वो आपका 30 मीटर है। ठीक है, आगे हाई माउंटेन्स प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंट्री। देखो पहाड़ होने का ना हमारे पास दो बेनिफिट है, मतलब एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। मैंने कि नॉर्थ में हमारे पास इतने बड़े बड़े हिमालय वाले पहाड़ हैं, इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज भी है। देखो बताते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ऊपर से जो भी ठंडा हवा आएगा, यानी कि चाइना के तरफ से, रसिया के तरफ से जो भी ठंडा हवा आएगा वो हमारे इंडिया में एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो हमारे कंट्री में क्या उतना ठंडा कभी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठंडे वाले हवा को उन्होंने रोक दिया। ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या पता है? डिसएडवांटेज ये है कि जो जो कि बड़े बड़े बादल होते हैं ना, उसको रोक देता है कौन? बड़े बड़े हमारे हिमालय के पहाड़, जिसके वजह से हिमालयन रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक पहाड़ होने का हमारे पास बेनिफिट के साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है इसका। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस इंडियाज विंटर इज मॉडरेट। अब चूंकि ठंडा वाला हवा हमारे इंडिया में आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इंडिया का जो विंटर है ना वो मॉडरेट होता है। देखो इंडिया में ठंडा पड़ता है, ठीक बात है, लेकिन उतना भी ठंडा नहीं पड़ता कि आपको पूरा जमा देगा। कभी आपको यदि ठंडा एक्सपीरियंस करना है ना, तो आप जाओ अंटार्कटिका, उसको कहते हैं ठंडा। मतलब आप एक लोटा पानी ऐसे बस गिराओगे, गिरते गिरते वो बर्फ बन जाएगा, वहाँ पे उसको ठंडा कहते हैं। देखो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, क्या कहते हैं? ठंडा। ये ठंडा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब यदि आपको ठंडा देखना हो ना, चलो दुनिया भर का छोड़ो, आप अपने ही देश में आप लेह लद्दाख में चल जाओ, बस चले जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ठंडा एक्चुअली में होता क्या है। माइनस में टेम्परेचर होता है वहाँ पे, ठंडा के समय में तो और ज़्यादा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो सोचो हमारे सोल्जर वहाँ पे कैसे रहते होंगे, बहुत कठिन जॉब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बारे में, यानी कि हाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला है हमारा प्रेशर एंड विंड के बारे में, देखा जाए क्या है इसके अंदर। अच्छा इसके पहले, हाँ एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड के बाद हमारा है प्रेशर एंड विंड। तो पहले पढ़ते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में। इस हालांकि ये ना आप पहले से भी जानते हो, इसमें जो आपने पढ़ा है ना वही चीज़। देखो इन समर विंड ब्लोज फ्रॉम ओशन टू लैंड, because in summer land becomes very hot than ocean and the hotter air of land is lighter in weight, so it goes up in the atmosphere। इसमें आपको यह पता है कि गर्मी के समय में जो हमारा लैंड होता है ना वो ज़्यादा हीट होता है, किसके कंपैरिजन में? समुद्र के कंपैरिजन में। अब चूंकि लैंड हमारा हीट हो रहा है, तो लैंड के ऊपर जो हमारा हवा है वो भी हीट होगा, और जब भी हवा हीट होता है तो वो बहुत ही हल्का हो जाता है। हल्का होने की वजह से वो आसमान में उड़ जाता है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा किधर से आएगा? समुद्र से हवा आएगा। तो कहने का मतलब है समर सीजन में हवा किधर से किधर मूव करता है? ओशन टू लैंड। ठीक है, यही हमारा उल्टा हो जाता है किसमें? विंटर में। तो विंटर में क्या होता है देखो। अच्छा ये एक और पॉइंट है, द एम्प्टी स्पेस ऑफ लैंड इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी कि जो जमीन के ऊपर हमारा हवा खाली हो गया, जो जगह खाली हो गया उसको भरने के लिए एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है हमारा समुद्र से लैंड की ओर। बेसिकली इंडियन ओशन से हवा हमारा आता है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, गर्मी में These winds carry more moisture because they originate and flow from ocean। अब बताओ जब ठंडा हवा ओशन से हमारे लैंड पे आ रहा है तो वो हवा कैसा होगा? बिल्कुल मॉइस्चर वाला होगा, नमी वाला होगा, क्योंकि ठंडा हवा है। वही बात इसमें लिखा हुआ था। Therefore they bring widespread rainfall over India, over land of India। इसीलिए हम लोगों को बरसात भी देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जब हवा आपका समुद्र से चलता है और आपके लैंड की ओर आता है तो वो हवा बेसिकली ठंडा हवा होता है, और जब ठंडा हवा जब एक जगह पे इकट्ठा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बारिश तो होना बनता है। इसीलिए इंडिया के ऊपर आपको गर्मी के समय में कभी कभी बारिश भी देखने को मिल जाता है। आगे उसी प्रकार से इसका जो उल्टा आपका विंटर है। इन विंटर विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन बिकॉज इन विंटर ओशन बिकम्स वेरी हॉट देन कोल्ड and hotter air of ocean is lighter in weight, so it goes up in the atmosphere। विंटर में क्या होता है? विंटर में आपका जो ओशन होता है ना वो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू लैंड, तो उसका हवा ऊपर चल जाएगा। तो अब बताओ हवा किधर से किधर जाएगा? लैंड से ओशन की ओर जाएगा हमारा, ये ठंडे में होता है। द एम्प्टी स्पेस ऑफ ओशन इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू ओशन। तो जो हमारा समुद्र के ऊपर जो हवा था वो जो खाली हो गया हमारा, उड़ के ऊपर चला गया, उसको भरने के लिए एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है हमारे लैंड से समुद्र की ओर। ठीक है, जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर बिकॉज दे ओरिजिनेट एंड फ्लो फ्रॉम लैंड। लेकिन इस वाले हवा में ज़्यादा उतना मॉइस्चर
नहीं होता, क्योंकि ये किससे आ रहा होता है, लैंड से आ रहा होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर से हवा आ रहा है, और ज़मीन के ऊपर जो हवा रहता है उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि आप ज़मीन के ऊपर हो ना, पानी के ऊपर तो आप हो नहीं, ठीक है। देयरफॉर दे ब्रिंग वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, इसीलिए उसमें बहुत ही कम या फिर ना के बराबर बरसात होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो ये हो गया हमारा। तो प्रेशर एंड विंड के अंदर ना हम लोगों को 2-3 चीज़ पढ़ना है। तो पहला आपने पढ़ा प्रेशर एंड विंड सरफेस, अगला अब आपको मिलेगा अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें पहले आप पढ़ो जेट स्ट्रीम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेट स्ट्रीम क्या, देखिए, दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, मतलब 12,000 मीटर के आसपास वेस्टर्ली विंड्स विच ब्लोस इन द ट्रोपोस्फेयर, मतलब अच्छा, आपने ना बचपन वाले क्लास में अलग अलग लेयर पढ़ा आपने, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना, इस प्रकार का आपने पढ़ा, लगभग 5 आपने पढ़ा था। उसी में हमारा एक ट्रोपोस्फेयर है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, लगभग अपने अर्थ से, यानी कि ग्राउंड से लगभग हमारा 12,000 मीटर, लगभग 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऊपर में जो हमारा हवा चलता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। और वो हवा उतना तेज नहीं होता, बहुत ही हल्का हल्का हवा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं। और यदि पूछे कि बताओ वो किस लेयर में बहता है, तो ट्रोपोस्फेयर में बहता है, ठीक है। आगे, इन विंटर जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड इट इज नॉन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इस बात को आप याद रखेंगे कि विंटर के समय में यही जेट स्ट्रीम, जो कि 12 किलोमीटर ऊपर हवा जो बह रहा है, वो हवा ठंडे के समय में किधर बहता है, हिमालय की तरफ बहता है, ठीक है। और उसको हम लोग उस समय पे कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। कोई दिक्कत इसमें? यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो जेट स्ट्रीम है, यानी कि जो बहुत ऊपर 12,000 मीटर ऊपर जो हमारा हवा है, वो विंटर के समय में हिमालय की ओर आगे बढ़ता है, इसीलिए हम लोग इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से इसका उल्टा भी है। इन समर जेट स्ट्रीम ब्लो नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, यानी कि ठंडे में हिमालय के साउथ में, और गर्मी में हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ में जब ये बहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस वही इसमें फर्क था और कोई बड़ा बात नहीं है। तो जब हमारा जेट स्ट्रीम विंटर में हिमालय के साउथ में बहता है, तो उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जब वही जेट स्ट्रीम गर्मी में हिमालय के नॉर्थ में बहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। अब हमारा इसमें तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्या होता है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लिया जाए। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region। अच्छा, यहाँ पे ना मेडिटेरियन रीजन क्या, देखो आपको पता है हमारे इंडिया में ना हवा जो है ना अलग अलग कंट्री से आता है। अब आप देखो, अब आप बाउंड्री तो बनाए नहीं हो कि हमारे इंडिया में नेपाल का हवा नहीं आ सकता, बांग्लादेश का हवा नहीं आ सकता, आ सकता है। तो वहीं पे हमारा जो मेडिटेरियन रीजन है ना, मेडिटेरियन रीजन का सिंपल सा मतलब आप समझो, जो अमेरिका तरफ का जो रीजन है, आप वर्ल्ड मैप आपके सामने लगा हुआ है, अमेरिका आपका बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, मतलब कि बहुत अमेरिका, वहीं पे आपका मेडिटेरियन रीजन भी लाई करता है। सोचो, वहाँ से ठंडा ठंडा हवा हमारे कंट्री में एंटर करता है, तो वही हमारा क्या है, मेडिटेरियन रीजन है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि हमारे कंट्री में विंटर समय में खास करके ठंडा ठंडा हवा मेडिटेरियन रीजन से भी आता है, यानी कि अमेरिका वाले जगहों से भी हमारे यहाँ पे बहते बहते आता है। भाई हवा है, बह सकता है, आप उसको रोक तो नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। और वो जो हवा हमारे इंडिया में एंटर करता है ना, उसके वजह से हमारे इंडिया में वेदर में बदलाव हो जाता है। कहाँ पे, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में, क्योंकि उधर ही से आता है, तो सबसे पहले हमला कहाँ पे करेगा, नॉर्थ में ही करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। तो अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि हमारे कंट्री में ना जो धीरे धीरे हवा बहता है ठंडा वाला, जो कि अमेरिका की तरफ से आता है,
हालांकि एग्जैक्ट अमेरिका नहीं होता है, उसी के आसपास वाले एरिया को हम लोग मेडिटेरियन रीजन कहते हैं। तो वहाँ से जो हमारा हवा आता है इंडिया में, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो आता है वो मॉनसून के समय भी आता है, मतलब कि बारिश भी उसी वजह से हमारे यहाँ पे होता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हमारे इंडिया में जो बारिश होता है क्या उन्हीं की वजह से होता है, क्या उधर से यदि हवा नहीं आएगा तो क्या बारिश हमारे इंडिया में नहीं होगा? बारिश होगा, लेकिन यदि वो आ जाता है तो थोड़ा सा बारिश का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो उधर से हवा कैसे आता है, ठंडा हवा आता है, और ठंडा हवा जब भी आ रहा है इसका मतलब अपने साथ वो बारिश लेकर आ रहा है, ठीक है। और वो जब ठंडे के समय में आएगा तो हमारा ठंडा क्या कर देगा और इंडिया में बढ़ा देगा। ये था हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। अच्छा, इसका नाम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्यों रखा? क्योंकि ये किधर से आता है? वेस्ट की तरफ से आता है। सिंपल सा कहने का मतलब है मेडिटेरियन रीजन से आता है, जो कि वेस्ट में लाई करता है। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये ऐसे इधर हमने पढ़ा, जो कि ऐसे कुछ हमने कारण पढ़े जिससे इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं। देखिए, जिसके पास नया वाला बुक है ज्योग्राफी का, उसमें द इंडियन मॉनसून टॉपिक आपका नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पुराना वाला ज्योग्राफी का बुक हुआ करता था उसमें द इंडियन मॉनसून हमारा टॉपिक हुआ करता था। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है, द इंडियन मॉनसून को पूरी तरीके से हटा दिया है। तो जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको तो सोचना ही नहीं है, उसमें द इंडियन मॉनसून वाला टॉपिक आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इंडियन मॉनसून वाला आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। आगे बढ़िए, यानी कि इसमें जितना भी ये सब चीज़ लिखा हुआ है ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक और टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉवल। ये टॉपिक भी पहले पुराने वाले एनसीईआरटी में हुआ करता था, नए वाले में नहीं होगा, तो घबराने वाले ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये वाला टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, तो इसको भी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर तो टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो शुरू करना है अब दिस सीजन से, ठीक है। तो जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको तो सोचना ही नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है सब चीज़। तो पुराने वाले एनसीईआरटी बुक जिसके पास है तो बच्चे आप लोग इन दोनों टॉपिक को डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और सीबीएसई के वेबसाइट से भी इसको हटा दिया गया है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। तो अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, वो हमारा टॉपिक क्या होगा, दी सीजन्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के सीजन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर दी सीजन्स। इसके अंदर हम लोग अपने 4 अलग अलग प्रकार के सीजन के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले वाले क्लास में जैसा कि हमने कहा था आपको कि 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है ना। एक बार दोबारा आपको हम एक बार बता देते हैं वो 2 टॉपिक आपका कौन कौन सा है। नए वाले एनसीईआरटी बुक जिसके पास होंगे ज्योग्राफी का, उसमें वो टॉपिक है भी नहीं, तो उसमें आपको सोचना भी नहीं है। यानी कि जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो वाले बच्चे द इंडियन मॉनसून टॉपिक को कट कर लेंगे, वो आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से उसको हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। और एक था हमारा द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉवल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्टली अब आप आ जाइए किस पे, आपका टॉपिक जो है दिस सीजन के ऊपर, ठीक है। इसमें हम लोग अपने 4 अलग अलग प्रकार के सीजन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया विच आर एज फॉलो। यानी कि इंडिया के अंदर ना बेसिकली 4 ऐसे मेजर सीजन है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है, उसको देखा गया है कि हाँ इस यही 4 ऐसे सीजन है जो कि इंडिया में हर साल रिपीट होता रहता है। तो वो 4 सीजन हमारा कौन कौन सा है? पहला है दी कोल्ड वेदर सीजन, सिंपली विंटर सीजन के बारे में बात कर रहा है। अगला है दी हॉट वेदर सीजन, सिंपली समर सीजन के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा है आपका दी एडवांसिंग मॉनसून, सिंपली रेनी सीजन के बारे में बात कर रहा है। और चौथा है दी रिट्रीटिंग या फिर इसको आप पोस्ट मॉनसून भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिशन सीजन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये 3 तो बड़ा कॉमन सा है, हम लोग सुने हुए हैं, ठंडा, गर्मी और बरसात, लेकिन ये ट्रांजिशन क्या है ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। तो ये हम लोग आने वाले क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ एक एक करके अब शुरुआत करते हैं। तो ये 4 हमारा मेन मॉनसून है जो कि इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका है द कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर सीजन के बारे में देखते हैं क्या है। द कोल्ड वेदर सीजन ब्रिंग्स फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रवरी। देखो हमारे इंडिया का यदि बात किया जाए तो लगभग ठंडा इंडिया में एंटर कब करता है? लगभग हाफ नवंबर में कर जाता है, लगभग 15 नवंबर तक ठंडा लगभग लगने लगता है ना। तो ये हो जाता है हमारा, और लगभग फरवरी के लास्ट तक ये रहता है। तो ये इंडिया में ठंडे का टाइम पीरियड दिया गया कि कब से कब तक रहता है। हालांकि यदि एक्चुअली बात किया जाए
तो ठंडा हमारा नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो ठंडा लगना शुरू होता है ना, जिसको हम लोग फील कर पाते हैं, वो लगभग 15 फरवरी से हो जाता है ना। तो 15 फरवरी में ये आता है, और सॉरी माई मिस्टेक 15 नवंबर तक ये आता है और लास्ट फरवरी तक ये रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा जाड़े का समय का टाइम पीरियड क्या है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में हमारा बिहार भी आता है, याद रखिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर आपका जम्मू कश्मीर, उस ये सब आपका है ना नॉर्थ इंडिया में ही आता है। तो ये सब जगह जो है हमारा बहुत ही ठंडा रहता है, खास करके दिसंबर और जनवरी में। तो दिसंबर और जनवरी में इन जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, यानी कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर साउथ से नॉर्थ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर घटते भी रहता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, यानी कि बेसिकली साउथ इंडिया का बात कर रहा है, इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक एवरेज टेम्परेचर जो रहता है जाड़े के समय में साउथ इंडिया का, वो लगभग रहता है 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस साउथ इंडिया का। ठीक है, हालांकि बात कर रहा है चेन्नई का, लेकिन चेन्नई आपका कहाँ पे है, साउथ इंडिया में है। तो आप उसको कह सकते हैं कि जाड़े के समय में, यानी कि विंटर सीजन में, साउथ इंडिया का टेम्परेचर लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वाइल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज बिटवीन 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही यदि हम बात करें नॉर्थ इंडिया का जाड़े के समय में, तो 10 डिग्री तक भी चल जाता है, 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन यदि बात किया जाए, ये तो एवरेज दिया है ना, एक्चुअल में यदि बात किया जाए ना, तो माइनस में भी चल जाता है। कहाँ पे पता है, लेह लद्दाख में, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम माइनस का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग एक ऑन एन एवरेज का बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि नॉर्थ वाला हिस्सा जो हमारा है, उसमें फ्रॉस्ट का मतलब हो गया, क्या पता आपको, मतलब बरसात के समय में वो जो स्नो बॉल गिरता है ना, ये सब आम बात है। स्नोफॉल कैन बी सीन इन द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में स्नोफॉल बहुत ही आम बात है। देखो, फ्रॉस्ट और स्नोफॉल में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा बारिश के साथ साथ पत्थर उथर का गिरना, वो हमारा फ्रॉस्ट कहलाता है। और स्नोफॉल का मतलब आपको पता है, बर्फ का गिरना छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में, वो हमारा स्नोफॉल कहलाता है। आगे तो ये सब चीज़ बेसिकली नॉर्थ इंडिया में और खास करके हिमालयन रीजन में ये आम बात है। अगला आपका है महावत। महावत क्या होता है, देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इट रेफर्स टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जाड़े के समय में भी ना हल्का बरसात हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं महावत। अच्छा, 4 दिन पहले पटना में बारिश हो रहा था ना, इसको क्या कहेंगे, महावत कहेंगे, क्योंकि भाई अभी ठंडा का समय है, बारिश का कोई समय तो है नहीं, अभी ठंडा का समय है, और ठंडे के समय में हमको पता है 4 दिन पहले अभी बारिश हुआ था, तो उसको क्या कहेंगे, महावत कहेंगे। ठीक है, तो महावत का मतलब होता है कि जाड़े के समय में जो छोटा सा आपको बारिश देखने को मिल जाए, वही आपका है महावत, जो कि रबी क्रॉप के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा विंटर सीजन के बारे में। अगला हमारा है समर सीजन, देखते हैं इसमें क्या खास बात कहा गया है। दी हॉट वेदर सीजन मतलब समर सीजन के बारे में ये बेसिकली बात कर रहा है। तो इसमें लिखा गया है इन इंडिया द हॉट वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मार्च टू मई, यानी कि इंडिया के यदि हम लोग बात करें ऑन एन एवरेज पूरा मिला के, तो गर्मी लगभग मार्च से लेकर मई के बीच में शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन समर, हाँ एक्चुअली में थोड़ा सा जल्दी कहीं पे मार्च में हो जाता है, कहीं पे अप्रैल में होता है, कहीं पे मई में होता है, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज यदि बात किया जाए तो इंडिया में मार्च से लेकर मई के बीच में चालू गर्मी हो जाता है। ठीक है, इन समर टेम्परेचर राइजेज इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर गर्मी कहाँ पड़ता है इंडिया में, नॉर्थ पार्ट में, यानी कि आपका ये हो गया बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे आपको राजस्थान हो गया, इस सब में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है गर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू। अच्छा, लू तो बहुत ही आम बात है। लू का मतलब होता है बहुत ही मतलब कड़कड़ाता धूप, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं लू। सिंपल सा आम भाषा में तो ये कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में क्या कहते हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। मतलब क्या हुआ, जैसे गर्मी में ना क्या होता है, पहला बात तो बहुत तगड़ा धूप है, बहुत तगड़ा धूप के साथ साथ थोड़ा सा हवा चल रहा है, लेकिन हवा भी बिल्कुल एकदम गर्म वाला, गरम हवा लग रहा है आपके चेहरे पे, उसी कंडीशन को तो कहेंगे हम लोग लू। वही बात इसमें लिखा गया था।
लेकिन आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, भाई कड़कड़ाता धूप है, मतलब लू चल रहा है। लेकिन वैसे हम लोग ज्योग्राफी में नहीं कहेंगे, ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको सजा के लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग, गस्टी और हॉट के साथ ड्राई, मतलब सूखा हवा, सूखा हवा, इसी को हम लोग लू कह देते हैं। आगे, डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया, मतलब कि गर्मी के सीजन में धूल का उड़ना आम बात है नॉर्दर्न इंडिया में। और इसका लाइव एग्जाम्पल आपको देखना है, तो बिहार आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। गर्मी के सीजन में धूल का उड़ना बहुत ही आम बात है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो दिस सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, वायलेंट विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इस गर्मी के सीजन में कई जगहों पर बहुत ही भयंकर ठंडा स्टॉर्म भी आ जाते हैं, यानी कि आंधी तूफान, बिजली का कड़कना, बारिश होना, ये भी कहीं पर हो जाता है। देखो, जनरली गर्मी में बारिश होता नहीं है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे भी पार्ट हैं जहां पे गर्मी में भी बारिश आम बात है। पहला बात तो ये, और चूंकि थंडर स्टॉर्म है, बारिश है, तो वहां पे हवा चलना तो आम बात है, बरसात होना भी आम बात है। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें, इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नॉन एज द काल बैसाखी। इसी प्रकार की जब गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने लगता है, तो वेस्ट बंगाल में इसको हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे, ध्यान से इसको सुनेंगे थोड़ा सा, यदि आपसे यदि मतलब कोई पूछे कि जो गर्मी के सीजन में जो बहुत ही तगड़ा हवा चलने की वजह से जो बरसात हो जाता है, बिजली कड़कने लगता है, उसको वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानते हैं, तो काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो काल बैसाखी कुछ नहीं है, सिंपल सा एक अलग नाम है वेस्ट बंगाल में, जो कि गर्मी के सीजन में बरसात हो जाता है उसी का। आगे, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। देखो, जब गर्मी का सीजन खत्म होने वाला होता है ना, तो गर्मी का सीजन खत्म होने से पहले बारिश का होना बहुत ही लाजमी है। कहाँ पे पता है, केरल और कर्नाटका में। और चूंकि भाई देखो, केरल कर्नाटका ये सब ना साउथ इंडिया में पड़ता है, तो वहाँ पे बारिश यदि हो भी रहा तो आम बात है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हमारे इंडिया से पूरी तरीके से गर्मी का सीजन खत्म हो रहा होता है, तो केरला और कर्नाटका में गर्मी सीजन खत्म होने से पहले बारिश हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, आगे, दिस प्री मॉनसून showers help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango shower। तो ये जो गर्मी खत्म होने से पहले जो बरसात हो गया, ये बरसात एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आता है आम के पकने में। और ये कहाँ पे होगा, केरला और कर्नाटका में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखते हो ना, हमारे बिहार में गर्मी सीजन खत्म होते होते तक आम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मार्केट में रहता है आम। इसका मतलब है कि वो आम हमारे बिहार का अब नहीं है, वो आम नीचे केरला तरफ से आ रहा है। ठीक है, और एक बड़ा फैक्टर इसमें ये भी है कि बहुत सारे बड़े बड़े फार्मर क्या करते हैं, आम को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। मतलब ऐसे बहुत, जैसे हम लोग फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, क्योंकि खराब ना हो, उसी प्रकार से बड़े बड़े किसान क्या करते हैं, अब उसके पास बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है, वहीं पे वो लोग अपने आम को रखते हैं, और जब मार्केट में प्राइस उसका हाई हो जाता है तो उसको मार्केट में लाके बेच देते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि आम का सीजन खत्म हो गया, पेड़ में आम दिख नहीं रहा, लेकिन मार्केट में फिर भी आम मिल रहा है, तो वो बेसिकली किसका कमाल है, कोल्ड स्टोरेज का कमाल होता है। ठीक है, बेसिकली बहुत बड़ा फ्रिज होता है उनके पास, वहां पे लोग रखते हैं। हमारे घर जितना फ्रिज नहीं, उसमें तो कितना अट पाएगा, 10 किलो 20 किलो, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा फ्रिज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो बारिश है बेसिकली केरला और कर्नाटका में ये आम के पकने में मदद करता है, तो इस बारिश को हम लोग मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बात को अभी आप भूलेंगे नहीं, इसको आप याद रखेंगे। अगला है आपका द एडवांसिंग मॉनसून, सिंपल सा ये बात कर रहा है रेनी सीजन के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो, बहुत सिंपल सा समझिए, हमारे इंडिया में जब बरसात चालू होता है, तो बरसात सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, असम, फिर से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, फिर से आपका नागालैंड, हाँ क्या और क्या था, अरुणाचल प्रदेश। ये सब बेसिकली आपका जो है मतलब ईस्ट साइड में जो पड़ रहा है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल दिया ना अभी, असम का, मेघालय का, नागालैंड का, फिर से आपका मिजोरम का, मणिपुर का, ये समय में बारिश ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद म्यान, क्या लिखा हुआ है, MAWSYNRAM, म्यांसराम, आप जो भी कर लीजिए इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। हालांकि ये तो बहुत ही टफ वर्ड है, मेरे से हो नहीं पा रहा।
क्या लिखा हुआ है? मोसिन रन, मोसिन रम। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउंस में हमसे मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि बहुत ही टफ वर्ड है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। इन द साउथ रेंजेस ऑफ द काशी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मतलब कि सिंपल सा मतलब आप ये समझो, हमारे इंडिया में साउथर्न रेंज में, मतलब कि साउथ इंडिया में जो काशी हिल्स है, बेसिकली हमारे साउथ इंडिया में छोटे मोटे पहाड़ भी हैं, ऐसा नहीं है, तो वहां पे ना ज्यादा बारिश देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड का। सोचो, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज बारिश है वो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है, और वो खास करके हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है। एवरेज का बात कर रहे हैं हम लोग, और एवरेज कभी भी सटीक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं फिर। रेनफॉल इन दी गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू दी वेस्ट। यानी कि यदि आप गंगा वैली का बात करेंगे, बेसिकली जो हमारा गंगा जी है, गंगा नदी जो है, इसमें रेनफॉल जो है ना धीरे धीरे घटता जाता है। कब? जब हम लोग ईस्ट से बढ़ते हैं किधर की ओर? वेस्ट की ओर, तो बारिश धीरे धीरे घटने लगता है। आगे, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। देखो बरसात के समय में ना, बरसात लगभग हमारे पूरे इंडिया में होता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बच जाता है बारिश से। लेकिन बारिश के समय में राजस्थान में भी बारिश होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, राजस्थान को लेकर ना मेरा एक बहुत बड़ा पहले मिसकंसेप्शन ये था कि बारिश होता ही नहीं है राजस्थान में। बिल्कुल गलत बात है। पता है, मेरा एक भाई है वहाँ पे, बीटेक कर रहा है अभी, जयपुर में, ठीक है, राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ पे। तो उनसे ना मतलब फोन पे कभी बात होता है तो उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे पानी वानी मिलता है कि नहीं, ऐसे, क्योंकि हम लोग को बचपन से क्या बताया गया, राजस्थान बहुत ही सूखा जगह है, पानी नहीं मिलता है। तो देखो पानी का समस्या ना एक्चुअली वहाँ पे है, मतलब जो मेरा भाई वहाँ पे फील करता है तो वो बताता है कि देखो राजस्थान में बारिश होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे बारिश होता है, लेकिन वहाँ पे बारिश कहाँ पे नहीं होता पता है? वो जो थार डेजर्ट वाला एरिया है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू वाला एरिया है, वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जयपुर वाले जगहों में बारिश होता है। लेकिन बारिश तो होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना पीने का पानी आपको हमेशा साफ नहीं मिलता है। मतलब आप जैसे बिहार में क्या है, आपने नल खोला, गिलास में पानी लिया और आप पी गए। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ का पानी का स्वाद भी बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे पानी पता है हर घर में मोटर के थ्रू नहीं आता है, वहाँ पे लोग देने आते गाड़ी से। मतलब मेरा जो भाई है हॉस्टल में रह के पढ़ता है, मतलब कॉलेज के अंदर ही है, तो वहाँ पे ना हर मतलब पर डे टंकी से आता है, मतलब वो 4 चक्का से पानी आता है, ट्रैक्टर, हाँ हाँ, टैंक वाला पानी लेकर आता है, फिर जो कॉलेज का टंकी है उसमें पानी को ट्रांसफर करता है, फिर वही बच्चा सारा इस्तेमाल करता है। और पता है हर कॉलेज में, वहाँ पे हर हॉस्टल में वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि जो पानी आप ब्रश करने में बहाते हो, कपड़ा धोने में बहाते हो, फिर वही पानी रिसाइकल होता है वहाँ पे। सोचो, तो देखो भाई जहाँ पे समस्या है वहाँ पे तब को समाधान निकालना पड़ेगा, ठीक है। खैर बिहार में ये चीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल आप लोग पटना का, तो पटना के बगल में आपका गंगा जी है, तो पटना में पानी तो कमी पड़ने वाला है नहीं। तो बेसिकली जहाँ पे पानी का समस्या है वहाँ पे तो ये चीज़ देखने को मिलता ही है। खैर आगे बढ़ते वही बात इसमें लिखा गया था कि राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे बरसात होता है लेकिन बहुत ही कम बरसात होता है। स्कैंटी मतलब बहुत ही कम। Sometimes rain brings devastating floods causing damage to life and property in the plains। अब देखो हमारा इंडिया ना ऐसा देश है जहाँ पे बारिश होता है तो बिल्कुल भी नहीं होता, यदि बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खास करके बारिश जो नॉर्थ इंडिया में होता है ना, नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होता है इतना भयंकर कभी कभी हो जाता है कि मतलब बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। उसमें घर तबाह हो रहा है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी नुकसान, मतलब जान तो जा ही रहा है, एनिमल भी बह जा रहे हैं। तो बेसिकली कहीं कहीं पर हमारे इंडिया में बारिश इतना भयंकर हो रहा है कि मतलब कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हो जा रहा है, और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे इंडिया का फीचर्स है, अलग अलग प्रकार का कह सकते हैं, खूबसूरती हमारे इंडिया का है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेन causes heavy floods in one part while it may be responsible for drought in the other part। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बरसात हमारे इंडिया में हर जगह पर बराबर नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, और कहीं पे इतना कम होता है कि वहाँ पे सुखा दिया जाता है। ड्राउट मतलब सूखा पड़ा जाता है वहाँ पे पूरा। तो ये था हमारा रेनी सीजन के बारे में। हैंड्स इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। अब देखो हमारे इंडिया में ना आज भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे किसान आज भी बरसात के पानी पे डिपेंड है। अब जरा सोचो, यदि बरसात ही ढंग से नहीं होगा तो क्या खेती ढंग से हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बरसात
के वजह से बहुत सारा चीज़ हमारा डिपेंड करता है। खेती बाड़ी भी डिपेंड करता है, वहाँ का मिट्टी कैसा होगा वो भी डिपेंड करता है, वहाँ का मौसम कैसा होगा वो भी डिपेंड करता है। तो बरसात अपने आप में बहुत चीज़ों को समेटे हुए है। खैर, तो ये हो गया हमारा रेनी सीजन के बारे में। अगला है आपका द रिट्रीटिंग, या फिर आप इसको पोस्ट मानसून भी कह लो, जिसको हम ट्रांजिशन सीजन कहते हैं। मतलब ये हमारा वो सीजन होता है जो कि बरसात के बाद वाला होता है। देखो, दो वर्ड होता है, एक प्री मानसून मतलब बरसात आने से पहले का समय, एक होता है पोस्ट मानसून मतलब बरसात के जाने के बाद का समय। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बरसात के जाने के बाद वाला समय। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। बिल्कुल सही बात है, मतलब यहाँ पे ना ट्रांजिशन होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर ऐसा महीना है जहाँ पे आप तुरंत बरसात के सीजन से निकल रहे होते हैं और जाड़े वाले समय में आप घुस रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे हमारे बिहार में कब बारिश खत्म हुआ, सितंबर में खत्म हुआ। अक्टूबर नवंबर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बारिश से निकल के ठंडे की ओर एंटर कर रहे होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन सीजन। सिंपल सा ट्रांजिशन इसलिए वर्ड इसलिए कहते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन ही तो कर रहे हैं, ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं बारिश से किधर, जाड़े की ओर। वही इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीजन। आगे बढ़ते हैं। डे टेम्परेचर्स आर हाई वाइल नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। अच्छा, इसमें ना बहुत अच्छा चीज़ क्या होता है, अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है जहाँ पे हम लोग बरसात से जाड़े की ओर एंटर कर रहे होते हैं, इसमें दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन रात का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। इसीलिए दिन में जब हम लोग उठते हैं तो क्या करना पड़ता है, चादर ओढ़ना पड़ता है ना। दिन में जो ठंडा लगता है वो इसी महीने में ठंडा लगता है, इसके बाद तो प्योर आपका ठंडा जाता है, फिर जाड़े का समय आ जाता है। तो यहीं पे हमारा जाड़ा का एंट्री हो जाता है। तो इस समय पे हमारा जो ट्रांजिशन सीजन है अक्टूबर नवंबर का, इसमें दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन नाइट का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से रात में थोड़ा सा ठंडा भी लगता है। आगे, द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन जो आपका जमीन होता है वो एक्चुअली अभी भी क्या रहता है, मॉइस्ट मतलब नमी उसमें बना रहता है। अक्टूबर हीट क्या होता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अक्टूबर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। देखो अक्टूबर में होता क्या है ना, एक्चुअली अक्टूबर में मतलब दिन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि सिंपल सा आप ऐसे समझो, अक्टूबर के टाइम पे दिन का जो समय होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो जाता है। मतलब इतना हीट हो जाता है कि वो थोड़ा सा सहना मुश्किल हो जाता है, उतना भी नहीं कि सह भी नहीं पाएंगे। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये कि अक्टूबर में हमारा ऐसा दिन का टेम्परेचर होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसी को हम लोग अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। नाम से मालूम चल रहा होगा, अक्टूबर हीट मतलब अक्टूबर में थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिन के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा ट्रांजिशन सीजन खत्म हुआ। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का सिंपल सा मतलब है कि हमारे इंडिया में कहीं पे बरसात बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बरसात बहुत ही कम है। तो कहाँ पे क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ। देखो, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। यानी कि वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या समझते हैं आप, वेस्टर्न कोस्ट का मतलब हो गया आपका जैसे गोवा वाला रीजन, फिर से आपका गुजरात वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन, केरल वाला रीजन, ये हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से मतलब क्या समझते हैं आप, सिंपल सा असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब समझते हैं आप। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है ना, एक साल में लगभग 400 सेंटीमीटर तक हो जाता है बरसात। बात समझ आ रही है, यानी कि इस जगह पर लगभग एक साल में 400 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाता है। अच्छा बताइए, यहाँ पे बरसात ज़्यादा क्यों हो रहा है। अच्छा चलो पहले आप ये बताओ कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर से हमारा मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब हमारे ईस्टर्न वाले स्टेट पड़ते हैं, ईस्ट साइड में। यहाँ पे बरसात इतना ज़्यादा क्यों होता है, रीजन बताइए इसका। इसका सबसे बड़ा रीजन ये पता क्या है, पहला बात तो ये पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े पहाड़ नहीं है लेकिन छोटे छोटे पहाड़ हैं इधर, पहला बात। दूसरा बात वो बहुत ही जंगली एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उधर आपको देखने को मिलते हैं। यही तो सबसे बड़ा रीजन है। जब वहाँ से हवा पास होगा तो क्या पेड़ पौधा उस हवा को पास होने देगा, नहीं, इसीलिए वहाँ पे बरसात ज़्यादा होता है, पहला बात। अच्छा अब आप बताइए कि जो आपका राजस्थान साइड, राजस्थान नहीं, गुजरात का कोस्टल एरिया हो गया, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया हो गया, गोवा का हो गया, केरला का हो गया, यहाँ पे बरसात क्यों ज़्यादा होता है।
हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि समुद्र बगल में है, बस यही रीजन था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो बरसात है वो लगभग 400 सेंटीमीटर तक एक साल में हो जाता है। आगे, वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब रिसीव रेनफॉल लेस देन 60 सेंटीमीटर। लेकिन वही अभी हम लोग बात करें राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा का या फिर पंजाब का, तो यहाँ पे बरसात जो है ना ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 60 सेंटीमीटर तक हो जाए काफ़ी है। अच्छा, फिर सवाल है कि सर आपने तो ये भी बताया था कि गुजरात सॉरी हरियाणा और पंजाब में खेती बहुत होता है, सर वहाँ पे बरसात ही नहीं हो रहा तो खेती कैसे होता है? अरे भाई, पंपिंग सिस्टम से। आप कभी हरियाणा जाओ, कभी आप पंजाब जाओ, वहाँ पे बरसात बहुत कम होता है, ठीक है। हालांकि बरसात वहाँ पे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहाँ पे पानी जमीन से निकाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, रेनफॉल इज लो इन द इंटीरियर ऑफ द दक्कन प्लेट्यू एंड द सह्याद्रीज, यानी कि यदि हम लोग बात करें सह्याद्रीज का या फिर दक्कन प्लेट्यू का, जो कि लगभग मध्य प्रदेश के आसपास हमारा पड़ता है एरिया, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। लेह इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। जम्मू कश्मीर में हमारा जगह है लेह, जिसको हम लोग लेह लद्दाख के नाम से जानते हैं ना, वहाँ पे भी बरसात बहुत कम होता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, लेकिन बाकी जो हमारा कंट्री का हिस्सा है वहाँ पे लगभग ठीक ठाक बरसात हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अगला है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब है ना कि हम लोगों का जो भी चीज़ है पूरी तरीके से मतलब हम लोग मॉनसून पे डिपेंड है, ठीक है। खैर इसमें देखते हैं क्या। द इंडियन लैंडस्केप, its plant and animal life, its entire agricultural calendar and the life of the people including their festivals all revolve around the phenomena of monsoon। बिल्कुल सही बात है। देखो, यदि बात हो इंडिया के लैंड का, यदि बात हो इंडिया में जो भी प्लांट या फिर एनिमल है, यदि बात हो इंडिया के एग्रीकल्चर का, या फिर बात हो आम आदमी का, या फिर कोई फेस्टिवल का बात हो, ये सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है आपको? मॉनसून के ऊपर। देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, बरसात अच्छा होगा तो जमीन को पानी अच्छा मिलेगा, पहला बात। बरसात अच्छा होगा तो प्लांट अच्छे तरीके से फल फूल पाएंगे, ठीक है। तीसरा बात, बारिश अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, है ना। मतलब कहने का ये है कि बरसात के आगे पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड है, आज भी और पहले भी। सोचो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, आज हमको पानी चाहिए, मोटर लगाओ पानी बाहर निकाल लो। लेकिन इसके बावजूद आज इंडिया, मतलब ऐसी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कि पूरी तरीके से बरसात पे डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि बरसात का और हमारा जो रिश्ता है ना वो यूनिफाइंग है, मतलब कि टूटने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। सोचो यानी कि हर साल, चाहे बात हो नॉर्थ इंडिया का, चाहे साउथ इंडिया का, चाहे ईस्ट का, चाहे वेस्ट का, हर जगह पर हर आदमी लगभग बरसात का बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं कि हाँ भाई बारिश आने वाला है, फसल लगाना है, ये करना है, वो करना है। कहने का मतलब यह है कि बारिश पे हम लोग आज भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These monsoons bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion। यानी कि इसी मानसून के वजह से, इन्हीं बरसात के वजह से पूरा कंट्री हमारा चलता है। पूरा कंट्री मतलब पूरे इंडिया में जो हमारा फसल लगता है वो एग्रीकल्चर को, मतलब कि एग्रीकल्चर जो होता है वो बरसात को ही देखकर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर जो हमारे मोशन में है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि लगातार जो एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में हो रहा है वो कहीं ना कहीं बरसात भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। अच्छा एक बात और बताइए, जब बरसात होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटा छोटा सा चैनल हमारा बनता है और वो चैनल आखिरकार जाके मेन नदी में मिल जाता है। तो ये भी क्या दर्शा रहा है, ये भी दर्शा ये रहा है कि भाई चैनल अलग अलग भले ही हो लेकिन जाके वो लास्ट में एक ही हो जाता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे बरसात का बात हो चाहे आम आदमी का बात हो, दोनों का जो रिश्ता है ना वो अटूट रिश्ता है, कभी टूटने वाला नहीं है। और इसको हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंडिया आज भी बहुत ज़्यादा बारिश पे डिपेंड रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि देखो
आपको पता है कि इंडिया में हर जगह पर बारिश बराबर तो होता नहीं है, तो जहाँ पे पानी ऑलरेडी है उसको तो बारिश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो उसके बारे में जहाँ पे बारिश होता ही नहीं है, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, उसके लिए तो 1 घंटा भी बारिश हो जाना वरदान साबित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का जीवन आज भी बरसात के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। कहीं पे कोई डाउट है इसमें? चले, तो ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग कहीं पर इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।